नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में सुशासन और मतदाता जागरूकता। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सतीश चंद्र शुक्ल जी, जो सेवानिवृत्त डीआईजी हैं पुलिस के, और कई जिलों में इन्होंने एज एसपी काम किया है, पुलिस अधीक्षक पे काम किया है, बराबर फील्ड में रहे हैं, तो इनका लंबा तजुर्बा है। सुशासन मतलब किस ढंग से शासन बदलाव आए पिछले कुछ वर्षों में बात की जाए, पिछले 9-10 वर्षों किस ढंग से शासन बदलाव देखने को मिला है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरा शुक्ल जी हैं। मेरे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री अनिल भारती जी। भारती जी मीडिया कर्मी हैं और बराबर पर्वतीय अंचल में इनका आना जाना लगा रहता है, और किस जो सुशासन का इम्पैक्ट या असर किस ढंग से आम आदमी पड़ रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है, इस बारे में बताएंगे। मैं शुरुआत करता हूं शुक्ल जी से। शुक्ल जी, पिछले कुछ वर्षों में एक सुशासन शब्द आया है शासन प्रशासन के क्षेत्र में। ये सुशासन क्या है? देखिए, मूल शब्द शासन है। शासन में जब हम उपसर्ग सु का प्रयोग करते हैं तो ये सुशासन शब्द बन जाता है। सु का मतलब है शुभ, मंगलकारी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि शासन जहां है वो जरूरी नहीं कि व्यवस्था जनोन्मुखी हो, प्रजातांत्रिक हो। जब उसका इस ओर संवेदनशीलता कम होती है तो हमको इस विशेषण का उपयोग करने की जरूरत पड़ती है कि हमें शासन नहीं, सुशासन चाहिए, जो शुभ हो, कल्याणकारी हो और हर एक के लिए खुला हुआ हो, जिसमें बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, हर व्यक्ति को तर्कसम्मत अवसर मिलते हो, किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होता हो, जहां वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकता हो, अपने बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता हो, अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकता हो, अपने धार्मिक मत को रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हो। यानी उसकी जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति है, उसके लिए सबसे अनुकूल वातावरण मिले, ऐसी शासन व्यवस्था को हम सुशासन कहते हैं। भारती जी, कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और कल के दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में आप देखते हैं इनको? जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें कि सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला, वो एक रोल मॉडल हैं। और उन्होंने कहा था कि जो सरकार नैतिक रूप से मजबूत है वही सुशासन की बात कर सकती है। और उन्होंने लगातार इस ओर प्रयास भी किए और उसके बाद आने वाली जो सरकारें थी उन्होंने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया। जैसे शुक्ला जी ने अभी कहा, ऐसी सरकार जो जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो, ऐसी सरकार जो पारदर्शिता के साथ कार्य करे, ऐसी सरकार जो जन सहभागिता को लेकर आगे बढ़े, उसके निर्णय ऐसे हों जिसमें एक सहमति हो, और ऐसी सरकार जो लोक कल्याणकारी हो। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल से जो चली आ रही परंपरा है उसमें हम राम राज्य की बात करते हैं, तो ये सुशासन जो है ये कहीं ना कहीं उसी अवधारणा का पर्याय मुझे लगता है। और ऐसा शासन जिसमें सभी के लिए समान अवसर हो, खास तौर से एक व्यक्ति, जैसे कि शुक्ला जी ने कहा कि उसकी चेतना का विकास हो, वो अपने जीवन स्तर को बढ़ा सके, धार्मिक जो उसका मत है उसको व्यक्त कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करे और सरकार उसमें मदद करे। तो एक ऐसा दिन, जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ, और वो हमारे लिए आदर्श भी हैं। उन्होंने एक सांसद के रूप में, क्योंकि जब हम शासन की बात करते हैं तो उसमें जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उनके जन्मदिन के रूप को हम यदि सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जो उसके बाद सरकारें आई उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। हम ऐसे कई कानून भी देखते हैं जिन्होंने इस ओर आगे बढ़कर लोगों को एक अच्छा शासन दिया, लोगों के लिए कल्याणकारी
क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है। हाँ, जैसा आपने कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मतलब सबको लेकर चलने की बात है। सबका साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई वंचित रह जाए, सबका साथ हो, सबका विश्वास भी होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनका वही मंत्र यही है। और अटल जी की बात जहाँ तक है तो उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव था, उनका विशेष योगदान था। जो उत्तराखंड का जब गठन हुआ तो अटल जी का विशेष योगदान था। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अटल जी के कार्यकाल में ही इसका गठन हुआ और राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। चूंकि विकट परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और हमारा जो भौगोलिक तंत्र है वो इस तरह का है कि यहाँ पर आपदा से ग्रसित ये क्षेत्र है। जीवन के जो संसाधन है उतनी सुलभता से उपलब्ध नहीं होते हैं और लोगों का जो जीवन है वो बहुत कष्टों में भी रहा है। तो ऐसे में शासन यदि उन तक पहुंचता है नई तकनीक के माध्यम से तो ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी। और हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो अटल जी के सपनों का उत्तराखंड बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आम जनता तक वो सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास सरकारों ने किया है। हाँ, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग जी। तो यदि हम बात करें कि कठिन परिस्थितियां हैं महिलाओं के लिए, खासतौर से हम बात करें तो जो तकनीक आई है उसके माध्यम से जब हम महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, वो उन तक पहुंच रही हैं और सीधे सीधे, जैसे हम कहते हैं डीबीटी की बात हम करते हैं, सीधे सीधे जो धनराशि है उन तक पहुंचती है, उनके खातों में पहुंचती है। अपनी महिलाओं की बात की तो इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे उज्ज्वला योजना है, शुक्ल जी आपने अब तक फील्ड में रहे, उज्ज्वला योजना है, हर घर नल हर घर जल की बात की जा रही है और महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाएं चला रही सरकार। आप तो फील्ड में रहे हैं, किस ढंग से बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा जो कार्यकाल रहा वो वर्ष 2015 में समाप्त हो गया, जहां पर तो मैं उस समय की तुलना करके बता सकता हूँ 15 तक, इसलिए क्योंकि जब ये राज्य का सृजन हुआ 9 नवंबर वर्ष 2000 में, तो मैं उस समय इस राज्य में आया। तस समय जो उपस्थित परिस्थितियां थीं उनमें और वर्ष 2015 तक एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट उसमें बहुत बड़ा फर्क देखा। यहाँ तक कि अपने पुलिस महकमे में ही, जहाँ तक सुशासन की बात होगी तो महिलाओं को स्थान मिलना फोर्स में, वर्दीधारी बनाना उनको, उनकी योग्यता को बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए पुलिस के द्वार खोल देना, उनके संकोच को दूर करना, उनमें एक सुरक्षा की भावना को पैदा करना, इस बारे में बहुत वृद्धि हुई है वर्ष 2015 में और वर्ष 2000 की स्थिति में। आप 2015 के बाद भी हाँ, शिकायत प्राधिकरण में थे? जी हाँ, वो 2015 के बाद 3 वर्ष मैंने जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून में बतौर मेंबर काम किया। वहाँ का जो मुख्य कार्य ये था कि वो ऐसी शिकायतों की सुनवाई करते थे जो जनता की ओर से पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध होती थी। वहां पर वो थाने वाला काम नहीं था, बल्कि वहां थानेदार की ही हम लोग जांच करते थे जो उस पर आरोप लगते थे। अनेक बार ये देखा गया कि जो आवेदक होता था या शिकायतकर्ता होता था उसके पास जानकारी की भी बहुत कमी होती थी, क्योंकि पुलिस से अपेक्षाएं जनता की असीम हैं, लेकिन उसके जो लिखित और वर्णित अधिकार हैं उनकी सीमाओं से वो भिज्ञ नहीं होते। कई बार पुलिस का जो कार्य है और उसकी प्रणाली है वो अपने माइंड को शेयर नहीं करती हर एक से, जब तक कि वो किसी निश्चय पे, निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए। ऐसे समय में भी कई बार उनको शिकायत हो जाती है कि ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और दूसरे वाले पक्ष से मिल गए हैं। इस प्रकार के कई बार जो मानसिक तौर पर विवाद उनके दिमाग में चलता रहता है और पीड़ा का कारण बनता है, उसका भी निवारण होता था। तो वो प्राधिकरण का कार्य भी पारदर्शिता की ओर, अकाउंटेबिलिटी की ओर ही एक मजबूत कदम था, जहां पर हर पुलिस अधिकारी जानता था कि यदि मेरे द्वारा कोई नाइंसाफी आम जनता के प्रति की गई तो कल को मुझको एक प्लेटफॉर्म ऐसा है उसके सामने जाके जवाब देना पड़ेगा। और उसमें राजपत्रित स्तर तक के अधिकारी जिला पुलिस प्राधिकरण में आते थे।
और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, वहां पर डिप्टी एसपी एंड अबव, यानी हर रैंक एंड फाइल को अकाउंटेबल बनाया गया था, जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं है कि हम आईपीसी और सीआरपीसी और बाकी एक्ट्स के तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पावर ड्रैकोनियन नहीं है कि हम पर नियंत्रण नहीं, हम निरंकुश नहीं हो सकते, बेलगाम नहीं हो सकता, बेलगाम नहीं हो सकते, और जनता यही चाहती है। इसको मैं भारतीय से और विस्तार समझना चाहूंगा कि जो शिकायत प्राधिकरण है, खासकर पुलिस विभाग का या और सारे विभागों में ही है, तो उसको किस रूप में देखते, जनता कितना लाभ मिल रहा है सुशासन के एंगल से अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है बड़ा पहलू है, बड़ी पहल है कि शिकायत प्राधिकरण करके उसको बेलगाम नहीं होने देते आप, वो भी सुशासन का एक हिस्सा ही माना जाएगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हाल ही में देखने में आया कि जो FIR है, यानी जो हम शिकायत है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको किस तरह से हम दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन, ये एक नई सुविधा आई है तकनीक के माध्यम से। तो इन पर लगातार कार्रवाई होती है, क्योंकि एक निश्चित अवधि है जिसमें कि जवाबदेही तय की गई है। और जैसे शुक्ला जी ने बताया कि निरंकुश तो हो ही नहीं सकते, अब जवाबदेही जब है, अकाउंटेबिलिटी है, तो संबंधित जो अधिकारी है उससे भी पूछा जाएगा। तो ये बड़ी बात है, सामने आई है तकनीक के माध्यम से कि पुलिस तंत्र में या अन्य विभागों में जहां जो शिकायत की जाती है उस पर तुरंत कार्रवाई अब हो रही है। शुक्ल जी, सुशासन की का जो बात चल रही है उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो आपके रिटायरमेंट के बाद जो आप रिटायर हो गए और जो शासन में बदलाव महसूस कर रहे हैं आप, पहले लोगों को जाना पड़ता, लाइफ सर्टिफिकेट जाना पड़ता था, अब लोग जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन हो जा रहा है, बैंक से ही प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है, और काफी कुछ प्रक्रिया आसान भी हो गई हैं और पारदर्शी भी हो गई। एक आम आदमी के रूप में आप एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, तो कितना आसान हो गई प्रक्रियाएं आज की तारीख में, क्योंकि हमने पहले देखो कैसे लोग लाइन लगाते थे, परेशान होते थे, धक्के खाते थे, लेकिन आज प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बना दिया गया है। तो इससे कितना लाभ मिल रहा है जनता को? देखिए, तकनीक ने मानव जीवन को सहज और आसान बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती थी, जिसके लिए महीनों उसका वक्त लगता था, धन अपव्यय होता था, समय खराब होता था, उसके स्थान पर ऑनलाइन कनेक्टिविटी मिल गई है। कंप्यूटर पे आप हर चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टाइम बाउंड उसके लिए शेड्यूल है, और आपको अपने काम की प्रोग्रेस भी मालूम पड़ जाती है। आपको किसी ऑफिस में जाकर के चक्कर नहीं लगाना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, सुविधाओं को प्राप्त करना है, यदि आपको नहीं मिली है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो जो संबंधित अधिकारी है और व्यवस्था है, उसको ये मालूम है कि मैं अपने कर्तव्यों की अनदेखी नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजी का ही योगदान है बहुत बड़ा। और दूसरा, जो जागृति है डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए, ज़्यादातर आजकल उसमें दक्ष हैं। आप पहले कभी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के सोच नहीं सकते थे कि वो सब स्मार्टफोन आज चला रहे हैं, ऑनलाइन अपने कामों कर रहे हैं। आप फेसबुक अकाउंट देखिए और जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया को देखिए, आपको कोने कोने में कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जब हमारे पास सूचना है, जागृति है, तो हमें मालूम है हमारा अधिकार क्या है और हमें क्या चाहिए, और जहां नहीं मिल रहा वो बात वहां तक पहुंच जाए। पहले इस चीज में कमी थी, अब उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस पे एक बड़ी पहल कहा जा सकता है, जनधन खाते जो खुले लोगों के बैंक में अकाउंट ही नहीं होते थे, लेकिन एक अभियान के रूप में लिया गया, जनधन खाता खुलवाया गया, जीरो बैलेंस खुलवाया गया, फिर डिजिटल पेमेंट की बात की गई, फिर कोरोना काल में तो बहुत ही आसान हो गया। क्या कहेंगे भारती जी, आप क्या अनुभव आपका, क्या देखते हैं आप? हाँ, हम जब योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करें तो जब किसान सम्मान निधि की बात होती है तो उसमें सीधे खातों में जो धनराशि है वो हस्तांतरित की जाती है। इसी तरह से जो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं उसमें खासतौर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो योजनाएं हैं उसका सीधा जो पैसा है उन तक पहुंच रहा है, उन खातों में। इसके अलावा जैसे हम उज्ज्वला योजना की बात भी करें और गैस बुकिंग की बात करें तो उसकी जो सब्सिडी है वो भी सीधे सीधे पहुंच रही है खातों में। तो इन खातों का खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में सामने आया है, और सरकार की योजनाओं का जो लाभ है
सीधे सीधे उनको मिल रहा है, जो उपभोक्ता हैं। और आज केवल हम इनकी बात ना करें, हम देखें कि ITR जिसे हम कहते हैं, आयकर रिटर्न है, वो भी ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। जैसे हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ये सब सुविधाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आसान बना रही हैं। जी। और आपने पारदर्शिता की बात की, तो जैसे अब तो सारा चीज ऑनलाइन हो गया, तो पारदर्शी सारी सिस्टम हो गया, किसी का जाए व्यवस्था पारदर्शी हो गई, सिस्टम पारदर्शी हो गया। क्या कहेंगे शुक्ला जी, किस तरह से पारदर्शी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, पारदर्शिता का जब अभाव पहले अनुभव किया गया तो उसको विधिक रूप से एक रेमेडी दी गई थी RTI एक्ट के रूप में वर्ष 2005 में। उस समय पारदर्शिता यानी सूचना और लाभार्थी के बीच में एक पर्दा था। उसको किसी भी सूचना के लिए मना किया जा सकता था, लेकिन उस एक्ट ने आमजन को इतनी ताकत दे दी कि प्रतिबंधित क्षेत्र की सूचनाओं के अलावा जो सूचनाएं उसके लिए एक्सेसिबल है वो तत्काल दिया जाना अनिवार्य, ये उसका हक है। पारदर्शिता की वहां से शुरुआत हुई। उसमें भी समय लगता था, अधिकतम समय सीमा उसकी 1 महीने की थी। जिस दिन मैंने अगर आवेदन दिया है कि मुझको फला सूचना चाहिए, वो 1 माह अधिकतम उसके लिए समय था, उसके अंदर मुझे मिल जाना चाहिए थी। यदि किसी के प्राणों का सवाल होता था तो वो 24 घंटे के अंदर भी सूचना मिलने का उसमें प्रावधान था। अब ऑनलाइन सिस्टम होने से आप जिस क्षण अप्लाई करते हैं किसी भी सूचना को जानने के लिए, आपको तत्काल वो उपलब्ध हो जाएगी। ज़्यादातर विभागों की अपनी वेबसाइट्स हैं, उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी दी हुई हैं। आप ऑनलाइन जब सवाल करते हैं तो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि साहब ये तो मुझको मालूम ही नहीं पड़ा, इन्होंने कब मेरे से पूछा। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी बोली भारती साहब ने, वो बहुत सही बोली। जब तक उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं होगा और भय बिनु होय न प्रीत, शासन में दृढ़ता और जो कर्तव्य से च्युत व्यक्ति हैं उनके मन में भय बहुत जरूरी है। अभी ये कहा जाए तो पिछले 7-8 वर्षों में जिस ढंग से शासन में या सरकार में जो दृढ़ता आई है, उस दृढ़ता का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जैसे आपने कहा, एक्ट, कानून, नियम, कायदे पुराने, बहुत पुराने थे, लेकिन उनको कंप्लायंस, इम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है इधर पिछले 7-8 वर्षों में। कई इश्यूज पे बात की जाए। भारती जी, आप ये बताएं मुझे कि जैसे RTI की बात की आपने, तो उस पर एक बदलाव आया, लेकिन जिस ढंग से उसका क्रियान्वयन हुआ, या और बहुत सारी योजनाएं जिस ढंग से क्रियान्वयन की गई, या पता चला प्रोजेक्ट बन गए, उसका कंप्लायंस, उसका कंप्लीशन, उसमें किस ढंग से गति आई, किस ढंग से तीव्रता आई, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल तीव्रता आई है, लेकिन यहां पर एक बात और हमें समझनी होगी कि हर व्यक्ति जो जिम्मेदारी के पद पर है, वो उन नियमों के पालन में, उनके अनुपालन में, उनके क्रियान्वयन में कितनी रुचि लेता है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि भय बिन होत न प्रीति, तो वो भय होना बहुत जरूरी है। और इसका परिणाम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं समय पर पूरी हो रही हैं, और उसके लिए जो धनराशि का आवंटन है वो समय से हो जाए तो योजनाओं के कंप्लीशन में थोड़ी और सुगमता हो जाए। तो कई अवरोध अब भी दिखाई देते हैं, लेकिन जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है वो काफी सकारात्मक है। मतलब हिंदुस्तान एक दिन फिर अपनी पूरी दुनिया वही उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां पहले था। अभी भारती साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, राम राज्य का श्रेष्ठ उदाहरण दिया कि सुशासन के रूप में उससे सुंदर हमारे सामने कोई प्रतिमान नहीं हो सकता है। नहीं कोई दरिद्र दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। आज तो सीधे प्रधानमंत्री से लोग संवाद कर ले रहे हैं, उनको तो शिकायतें भेज दे रहे हैं, तो कार्रवाई हो रही है। सवाल है कि जब शीर्ष नेतृत्व और डाउन टू अर्थ ग्रास रूट लेवल पे मौजूद व्यक्ति को यह भरोसा होता कि नहीं, मैं किसी भी स्तर पर संवाद कर सकता हूं, मेरी बात सुनी जाएगी, तो पाने से ज्यादा जो पाने का एहसास है वो मानव मन को ज्यादा सुख देता है, जो दिखाई पड़ रहा है। और जब व्यक्ति को ये मालूम है कि मेरे लिए रास्ता खुला हुआ है, जब मन होगा तब बात कर लूंगा, जब मन होगा तब मैं वहां चला जाऊंगा, भले वो बात करे ना, वो जाए ना, लेकिन ये जो अनुभूति है
जो उसके अंदर असुरक्षा की भावना को, नेगेशन को, नकारात्मकता को कम करती है, उसमें तो निश्चित बढ़ोतरी हुई है। और उसको जन जन, हर आयु वर्ग का, ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, हर कोई अनुभव कर रहा है। वो सकारात्मकता में तो वृद्धि बेहिसाब है, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ विविधता इतनी बड़ी, सबको शामिल होना पड़ेगा और एक मत सकारात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा, अपना अपना बेस्ट योगदान करना है, गाड़ी को आगे बढ़ाने में अवरोध उत्पन्न नहीं करना है, संशोधन करें, अपने हिस्से का योगदान करें। शुक्ला जी, हम लोगों ने बात की सुशासन की, अब बात करते हैं मतदाताओं को जागरूकता के बारे में, मतदाता जागरूकता के बारे में। इस वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम भी आज कल आई थी, आज भी थी, यहाँ देहरादून में ही थी। तो उनका बड़ा फोकस था मतदाता जागरूकता को लेकर कि मतदाता जागरूक हों, वोटिंग करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लोगों के रजिस्ट्रेशन हो, वोट पर भी काफ़ी काम किया कि बड़ी संख्या में लोग वोटर्स बढ़े भी, दिव्यांग वोटर बढ़े और भी कई सारे वोटर बढ़े, महिलाएं बढ़ी, तो महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी। अब फोकस इस पर है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। क्या कहेंगे, किस ढंग से लोगों को आप अपील करेंगे, कैसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इसके थोड़े से मूल में जाना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें जो मताधिकार था तत्समय मात्र 13% लोगों को प्राप्त था, और ये भी वो थे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त थे और विदेशी शासन का अपने कंधे पे लेकर के चलने का साहस रखते थे या सामर्थ्य रखते थे, उनको यह अधिकार प्राप्त होता था। यानी ये मताधिकार ऑल एंड सन्ड्री, सबको बराबरी से नहीं दिया गया था, मात्र 13% लोग थे। जब हमारा संविधान बना, संविधान की जो अवधारणा थी उसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, एडल्ट फ्रेंचाइज, वो आर्टिकल 325 और 326 में इसका उल्लेख है। फिर हमारा जन प्रतिनिधित्व जो जनप्रतिनिधि एक्ट बना 1950 के लगभग, उसमें ये सारे प्रावधान किए गए। उससे हमको जो मताधिकार हर उस नागरिक को प्राप्त है जो अपराधी नहीं है और पागल नहीं है, भारत का नागरिक है, बिना धर्म, जाति, आयु, क्षेत्र, आयु निर्धारित है, सबको समान रूप से दिया गया। पहले आयु 21 वर्ष थी, बाद में जब हमारे जो विकास हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उनका सबका अध्ययन था कि आज आईक्यू लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो 21 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति चैतन्यता को प्राप्त करता था कि अपने मत का प्रयोग करना है, और 18 वर्ष में उसको इतनी जागरूकता प्राप्त। युवा मतदाताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारती जी, आप क्या कहेंगे कि जैसे चुनाव होता है, लोग छुट्टी मनाने लगते हैं कुछ लोग, आप क्या कहेंगे, मताधिकार कितना आवश्यक है, कैसे उसको अपनी भागीदारी करनी चाहिए, अगर मतदाता सूची में नाम नहीं तो कैसे जुड़वाएं, क्या कहेंगे आप? मतदान हमारा एक अधिकार ही नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है। और छुट्टी वाली बात जो है, कई बार हम देखते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी होने के नाते हमने कवरेज भी की है, तो बहुत सारे लोग इस ओर सुस्त दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा एक वोट बहुत ही कीमती है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी हो, क्योंकि इसके लिए तो सरकार ने ये प्रावधान भी किया है कि जो इन सर्विस वोटर्स हैं, खासतौर से जो हमारे फौजी भाई हैं, उनके वोट्स भी देने की परंपरा है और बड़ी संख्या में वो लोग अपना मतदान करते हैं। थोड़ा काटूं क्योंकि मुझे एक घटना याद आ रही है। नरेंद्र नगर विधानसभा में एक चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें पता लगा कि एक वोट से उम्मीदवार जीत हासिल किया था, एक वोट से। रिकाउंटिंग कराई गई कई बार, लेकिन मात्र एक वोट से उम्मीदवार को विजय मिली थी। अब कोरोना काल को देखते हुए इस बार निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था की, जो 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो चाहे तो पोस्टल बैलेट से ही मतदान कर सकते हैं, अगर नहीं जाने की स्थिति में तो उनको एक बताना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट से ही मतदान कर सकते हैं। दूसरी बात और बड़ी जो आज पता लगी, बताया निर्वाचन आयोग के सदस्यों ने कि इस बार क्योंकि कोरोना काल है तो उसमें पोलिंग बूथ्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है ताकि भीड़ कम हो, कोरोना का अगर संक्रमण जो चुनौती है उससे मुकाबला किया जा सके। और एक ऐप डेवलप किया गया है
जो आपने पारदर्शिता और की बात की थी कि निर्वाचन आयोग ने एक ऐप बनाया है सी विजिल करके, उसमें जैसे आमतौर होता है कि प्रलोभन लोग देते हैं मतदान के दौरान, जो कि गलत है, प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए उम्मीदवार द्वारा। तो उसको देखते हुए ये जो ऐप है उस पर उन्होंने किया है कि आप फोटो खींचकर उस ऐप पर अपलोड कर दें तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। तो जो आपने पारदर्शिता की बात की, तो निर्वाचन आयोग उस पर ही बड़ा फोकस कर रहा है कि जो चुनाव हो वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, प्रलोभन का कोई गुंजाइश न रहे और किसी ढंग की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। ना, बिल्कुल आपने एकदम ठीक बोला। जो भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता साक्षरता के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया, जिसको हम लोग आम रूप में स्वीप कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, उसमें मतदाता को जागरूक करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता को शीर्ष स्तर पर महसूस किया गया। पहली चीज, 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हमने एक दिन भी निर्धारित किया, यानी जो हमारा सबसे कीमती मत है उसकी वैल्यू क्या है वो समझाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जिस तरह से एक डेबिट कार्ड है, अगर उसमें बैंक बैलेंस नहीं है तो आप उससे किसी का भुगतान नहीं कर सकते। जो मताधिकार है ये डेबिट कार्ड की तरह से है। बहुत सही बात आपने। इसमें जो बैलेंस आता है वो मतदान की तिथि पे आता है, उससे एक दिन पहले ये जीरो है बैलेंस। मतदान की तिथि पे फुल बैलेंस रहता है। अगर आपने उस दिन इसको पे नहीं किया, इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो नेक्स्ट डे यानी मतदान का समय समाप्त होता है, ये फिर बैलेंस जीरो हो जाएगा और फिर आप 5 साल या 4 साल प्रतीक्षा इंतजार करना पड़ेगा। तो जो 5 साल में हमें संपदा मिल रही है उसको हम खाली क्यों जाने दें? आप उसको सरल भाषा में हर वोटर को समझाइए, ये पैसा तुम्हारा ही है और संविधान ने दिया है, 5 साल में एक बार मिलता है, एक दिन में इस्तेमाल करना है विवेक से। व्यवस्था तो अधिकार को देती है, विवेक दान कराता है, तो मतदान विवेक से करिए। तो आपने जैसे कहा कि भाई कि दर्शकों आप सभी मतदान अवश्य करें, लेकिन मैं चलते थे एक बात और कहना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लोग लापरवाह हो रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि आप भीड़ भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी बनाएं और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।